तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so let's continue with the next topic of our chapter. हमने पिछले में तो जेंडर लिटरेसी और कल्चर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसके अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 3 को भी हम कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन कि भाई जो रोमन एम्पायर है उसकी इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंड थी, कहाँ से वो इतना पैसा लाते थे, क्या क्या वो फंक्शंस करते थे, किस चीज की उनके पास फैक्ट्रीज थी, ठीक है, किस चीज का वो प्रोडक्शन करते थे, ट्रेड्स करते थे। ये सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग्स थी, फैक्ट्रीज थी, किसकी? हार्बर्स की, माइंस की, क्वेरीज की, ब्रिक यार्ड्स की और ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज की। भाई ये क्या है सारे? तो मैंने आपको ये सारी चीजें उस वीडियो में, जो नोट्स फॉर्म में जो वीडियो थी, हर एक एक इन सब की इमेज के फॉर्म में दिखाई थी। हार्बर्स क्या होते हैं? माइंस, क्वेरीज। तो हार्बर्स, माइन और क्वेरीज, ये तीनों जो चीजें हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड है। जहाँ पे जैसे कोई भी मान लीजिए गोल्ड का मेटल है, उसकी खुदाई हो रही है, तो उसकी खुदाई होना, फिर उसकी खुदाई हो गई, माइनिंग करना, फिर अलग उसको रॉक्स को अलग करना, मेटल को अलग करना, ये क्वायरिंग का प्रोसेस हो गया। फिर जहाँ पे ईंटें बनती है वो हो गया ब्रिक यार्ड्स। जहाँ पे ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो होगी ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज। ठीक है। Wheat, wine and olive oil were traded and consumed. Wheat को, वाइन को और ऑलिव ऑयल को, ये तीन चीजें थी जो लार्ज अमाउंट में ट्रेड भी होती थी और कंज्यूम भी होती थी, huge quantities. And they came mainly from the Spain, Gallic provinces, North Africa, Egypt and Lesser Italy extent. तो ये सारी चीजें हैं जहाँ से वो, उनकी जो लोकेशन है जहाँ से वो मेनली प्रोडक्शन होता है उनका। तो स्पेन याद रखना, एक तो गैलिक प्रोविंसेस, जो उस टाइम रोमन एम्पायर की जो प्रोविंसेस थी उन्हें हम गैलिक प्रोविंसेस बोलते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, ये तो लोकेशन, इनके बारे में तो क्या समझाना है। आगे चलते हैं। वेयर कंडीशंस वर बेस्ट फॉर दीज क्रॉप्स, इन क्रॉप्स के लिए ये जो कंडीशंस थी, जो इन्वायरमेंट था, वो बहुत ही फेवरेबल था इन क्रॉप्स के ऊपर देखा जाए। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है ये हमें याद रखनी है। स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट। लिक्विड, अब भाई बीज को तो चलो हम बोरियों में रख देंगे, इन सब चीजों में रख देंगे, पर जैसे लिक्विड की हमने बात की, किसकी? वाइन की कर ली या फिर ऑलिव ऑयल की कर ली, तो भाई इनको कहाँ रखा जाता था? तो इनका भी एक कंटेनर है। क्या नाम है उस कंटेनर का? एम्फोरे। ठीक है। तो लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर लाइक एम्फोरे। अंडरस्टूड? अब एम्फोरे क्या है वो भी देख लेंगे। द फ्रेगमेंट्स एंड शर्ट्स ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज सर्वाइव्स Monte Testaccio in Rome is said to contain the remnants of over 50 million vessels, and it has been possible for archaeologists to reconstruct the precise shape of these containers, tell us what they carried, and say exactly where they were made by examining the clay content. मतलब इसका क्या है कि कुछ हमें जो ये कंटेनर की हम बात करें ना, एम्फोरे की, इस कंटेनर के हमें फ्रेगमेंट्स मिले हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में, और बहुत ही सालों तक ये सरवाइव किए, मतलब बहुत सालों तक ये जमीन के अंदर रहे। अब एक जगह दे रखी है हमें रोम के अंदर, मोंटे टेस्टेशियो। ठीक है। इसमें हमें करीबन 50 मिलियन वेसल्स मिले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा ट्रेड होता था उधर। ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है? आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जो एम्फोरे, एम्फोरे कैसा दिखता है? जैसे इस तरीके का दिखता है वेसल, और दोनों साइड से इसे पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का ये दिखता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे कोशिश की, इस वेसल को वापस इस शेप में कंस्ट्रक्ट करने की, और ये भी जानने की कोशिश की कि भैया किस क्ले का बना हुआ है, इतना ज्यादा सरवाइव कर चुका है। ठीक है। एंड से व्हाट एंड मैचिंग द फाइंड्स विद क्ले बिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरियन, और पूरी मेडिटेरियन में ढूंढना चाह रहे थे कि जो हमें क्ले के जो टुकड़े मिले हैं वो कौन सी जगह से आए हैं। तो पूरे मेडिटेरियन के सराउंड जितने भी एरियाज हैं, कोशिश की इस क्ले को ढूंढने की। In this way, we can say now with confidence that Spanish olive oil. तो अब आगे एक नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है स्पेनिश ऑलिव ऑयल की। ठीक है, मार्केट की।
Spanish olive oil, to take just one example, we vast commercial enterprises that reached its peak in the years 140 and 160. स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, उसका प्रोडक्शन एक बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आता है, उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है और एकदम अपनी पीक तक पहुंच जाता है, एकदम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। कौन से साल में? 140 और 160 के अंदर, लगभग सेकेंड सेंचुरी के मिडिल में। The Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container Dressel 20. जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कंटेनर की खोज की, स्पेनिश ऑलिव ऑयल जिस कंटेनर में रखा जाता था, उस आर्कियोलॉजिस्ट का भी नाम ड्रेसल से कुछ था, तो जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको ढूंढा उसी के नाम पे इसका कंटेनर का नाम रख दिया ड्रेसल 20. After the archaeologist who first established it found, फिर बाद मतलब ये बात की कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसने इस चीज को स्टैब्लिश किया उसकी के नाम पर रख दिए। इफ फाइंड्स ऑफ ड्रेसल 20 आर वाइडली स्कैटर्ड अक्रॉस साइट्स इन द मेडिटेरियन के आसपास अगर ड्रेसल 20 बहुत ज्यादा अमाउंट में वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है, दिस सजेस्ट दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल सर्कुलेटेड वेरी वाइडली इन इट। इसका मतलब ये है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल पूरे मेडिटेरियन में बहुत ज्यादा अपना प्रोडक्शन कर रहा था, बहुत ज्यादा स्प्रेड था, ये लोगों को बहुत पसंद था। By using such evidences, remains of amphorae of different kinds and their distribution maps, इन सारे एविडेंसेस से, ड्रेसर 20 का, एम्फोरे का, इन सारे एविडेंसेस से आर्कियोलॉजिस्ट आर एबल टू शो, आर्कियोलॉजिस्ट हमें दिखा रहे हैं, that Spanish producers succeeded, स्पेनिश प्रोड्यूसर सफलता पाली उन्होंने किस चीज में? इन कैप्चरिंग मार्केट्स फ्रॉम ऑलिव ऑयल फ्रॉम देयर इटालियन काउंटर पार्ट्स। अब भाई इधर क्या चल रहा है कि ये जितने भी हमने एविडेंसेस पढ़े, इससे आर्कियोलॉजिस्ट को इतना तो पता चल गया कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है इतना ज्यादा तेजी से कैसे फैल चुका। तो उन्होंने इटालियन मार्केट से अपना सक्सेस पा लिया। मतलब पहले प्रोडक्शन ऑलिव ऑयल का कौन करता था? इटालियन मार्केट, वो भी बहुत तेजी से फैल रहा था, पर इटालियन मार्केट डूब चुका। कौन आया फिर? स्पेनिश ऑलिव ऑयल आया। ठीक है, फिर and capturing markets from olive oil from the Italian counterparts. This would have only happened if Finnish producers supplied a better quality olive at lower prices. अब भाई इटालियन थे, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे, तो भाई स्पेनिश ने कैसे ले लिया? तो ये तभी पॉसिबल है जब स्पेनिश के लोग बढ़िया क्वालिटी में, ठीक है, और कम प्राइस में, कम दामों में और अच्छी चीज बेच दें, तो वही बिजनेस है भाई। ये तो बिजनेस का फॉर्मूला है कि जो क्वालिटी अच्छी बेच, क्वालिटी भी अच्छी कर दे और प्राइस भी कम कर दे, तो इसी के पास आएंगे ज्यादा लोग। तो इनका ट्रेड, इनका जो ऑलिव ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से फैलने लगा। आगे हम चलते हैं। In other words, the big landowners from different regions competed with each other for control for the main markets for the good they produce. मतलब जो लैंडोनर्स है बड़े बड़े, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे एक ही रीजन के अंदर, ताकि वो जो मेन मार्केट है उसको अपनी कंट्रोल में कर दे। मेन मार्केट मतलब जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपने कंट्रोल में कर ले। The success of the Spanish oil growers was then repeated by North African producers. फिर ये जो स्पेनिश ऑयल ऑलिव ऑयल है उसको किसने कंकर कर लिया बाद में? मतलब जैसे इटालियन से छीन लिया था स्पेनिश वालों ने, अब स्पेनिश से किसने छीन लिया? नॉर्थ अफ्रीकन से छीन लिया। Olive estates in this part of the empire dominated production through most of the third and fourth centuries. और नॉर्थ अफ्रीकन वालों ने तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया, मतलब 2 सेंचुरीज तक तो इनका ही चलता रहा पूरा डोमिनेशन, तो पूरा प्रोडक्शन। ठीक है, लेटर आफ्टर 425 के बाद में हम देखते हैं 5th सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस ब्रोकन बाय द ईस्ट। अब जो नॉर्थ अफ्रीकन है उससे ये उन्हें खत्म कर दिया, और फिर किसकी बारी आ गई? अब ईस्ट की बारी आ गई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन में। इन द लेटर 5th and 6th centuries द एगियन southern Asia Minor, Turkey, Syria, Palestine became major exporter of wine and olive oil. फिर इसके बाद में ईस्ट से छीन के इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। And containers from Africa show a dramatically reduced presence of Mediterranean markets. And containers from Africa, जो अफ्रीका में जो कंटेनर्स मिले हैं, show a dramatical reduced presence on Mediterranean markets. इससे हमें दिखता है कि मेडिटेरियन मार्केट्स में अफ्रीका का प्रोडक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो चुका
था। फिर कहा था behind these broad movements, the prosperity of individual regions rose and fell depending on how effectively they could organize the production and transport of particular goods and on the quality of goods. इससे हमें पता चलता है कि कैसे कितनी प्रॉस्पेरिटी थी सिटीज में। मतलब अब कोई रीजन है, ये मान लीजिए स्पेनिश का रीजन है, ये इटालियन का रीजन है, और ये अफ्रीका का रीजन है, और ये ईस्ट का रीजन है। तो पहले ये इसकी इस सिटी की प्रॉस्पेरिटी अच्छी तेजी से बढ़ती है, ठीक है। फिर ये डूब गया तो इस ये सिटी खत्म होने लगती है, धीरे धीरे डूबने लगती है। फिर ये अचानक से बढ़ता है, फिर ये धीरे धीरे डूबने लगता है। फिर अफ्रीका अचानक से बढ़ता है, फिर ये इससे पावर से जाते। तो मतलब ये सब रोज एंड फेल, ये सारे ऊंच गिरना, वापस खड़ा होना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि उनका प्रोडक्शन कितना अच्छे से हो रहा है, उनका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, और उनके गुड्स की क्वालिटी कैसी है। इन सारी चीजों पे ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। The empire included many regions that had a reputation for exceptional fertility. क्या बोल रहा है कि एम्पायर के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स थे जहां पे फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी थी। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी थी, फर्टिलिटी अच्छी है तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। कंपेनिया इन इटली, इटली के अंदर कंपेनिया, सिसिली, फायूम इन इजिप्ट, गैलीली, बाइजाशियम टुनीशिया, मतलब टुनीशिया में, सदर्न गॉल कॉल्ड गैलीलिया नार्बोनिसिस, एंड बेटिका सदर्न स्पेन। तो ये एरियाज हैं, क्या है ये? बहुत ही मोस्ट डेंसली सेटल्ड एंड वेल्दियस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर। पूरे एम्पायर में ये मोस्ट एरियाज हैं, इटली, सिसिली, इजिप्ट के साइड, ठीक है। इन एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, डेंसली सेटल्ड है और वेल्दी भी है। अकॉर्डिंग टू द राइटर्स स्टारबो एंड प्लिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं पूरी हिस्ट्रीज में, तो इन्हें याद रखना है। प्लिनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। The Strabo and the Pliny, the best kind of wine came from the Campania. अच्छी क्वालिटी की वाइन कहाँ से आएंगी? कंपेनिया से आएंगी। आगे, Sicily and Byzantium exported large quantities of wheat. wheat कहाँ से आएगा? सिसिली से और बाइजेशियम से। गैलीली was densely cultivated. गैलीली क्या था? डेंसली कल्टिवेटेड, मतलब वहां पे जो कल्टीवेशन था, जो एग्रीकल्चर था, वो बहुत ही ज्यादा होता था, कल्टिवेटेड एरिया। And the Spanish olive oil came mainly from the numerous estates. फंडी, तो स्पेनिश ऑलिव ऑयल का तो प्रोडक्शन का कोई भाई इम्पोर्टेंट कोई जगह दे नहीं रखी। इसका दे रखा है कि हमें कहीं से भी कोई भी जो मार्केट है उससे आ सकते हैं। इनके मार्केट बहुत ज्यादा एरियाज में, बहुत ज्यादा रीजन्स में फैले हुए हैं, जिन्हें ये फंडी बोलते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ग्वाडलक्यूवर इन द साउथ स्पेन, साउथ स्पेन में रिवर है, वहां पे इनका प्रोडक्शन मार्केट का बहुत होता है। तो क्या याद रखना है? वाइन तो कहाँ है? कंपेनिया के अंदर। वीट है सिसिली और बाइजेशियम के अंदर। गैलिली द मोस्ट कल्टिवेटेड, एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल की तो बात ही क्या करनी। तो वाइन, वीट और गैलिली, ये याद रख लेना, कल्टिवेटेड एरियाज। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब हमने जैसे सिटीज की बात कर ली, तो अब दूसरी साइड बात करेंगे हम एम्पायर की। रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस स्टेज। रोमन टेरिटरी के कुछ ऐसे रीजन्स थे जो, अब जैसे सिटीज तो कितना फ्लरिश हो रही थी ना, कितना ज्यादा ट्रेड प्रोडक्शन, तो लड़ मर रहे थे लोग। पर कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे तुम्हें पता ही नहीं अभी चल क्या रहा है हमारे एम्पायर में, लेस एडवांस स्टेट्स थे। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसहुमांस। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। ठीक है, जैसे ट्रांसहुमांस की बात की, अब ट्रांसहुमांस क्या भाई? ट्रांसहुमांस इज अ हर्डमैन, मतलब जो एनिमल्स को चराता है। रेगुलर एनुअल मूवमेंट, जिनका एनुअली मूवमेंट होता है बिटवीन द हायर माउंटेन्स एंड द रीजन्स एंड द लो लाइंग ग्राउंड इन द सर्च फॉर पेस्चर। मतलब पेस्चर के लिए जो जानवरों को चराते हैं,
ठीक है, शिप्स को, फ्लॉक्स को, अदर अदर जो जानवरों का हर्ड है उसको जो चराते हैं और मूवमेंट करते हैं एनुअली, हर साल तो मूवमेंट कर ही लेते हैं वो, फॉर फाइंडिंग द पेस्चर। तो ये है ट्रांसमिटेंस। मतलब इधर से हमें पता चल गया किसकी बात हो रही है, पेस्टोरल और नोमैडिक कम्युनिटीज की बात होने वाली है। इन द कंट्री साइड ऑफ न्यूमीडिया, अल्जीरिया में, ठीक है, अल्जीरिया कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज, उन गाँव के एरियाज में न्यूमीडिया जगह है, वहां पे ये बहुत ज्यादा थे। These pastoral and semi-nomadic communities were often on the move. और ये जो दो communities हैं वो ज्यादातर मूवमेंट करती थी, carrying their own shaped herds, mapilia, अपनी झोपड़ियों को सर पे ऊंच ऊंच के वो मूवमेंट करते थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मतलब अपना घर भी वो साथ लेके चलते थे, मूवमेंट करते थे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। As Roman state expanded in North Africa, फिर हमें पता चल गया कि अब क्या हो गया, डायरेक्ट रूल चल गया। डायरेक्ट रूल में क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्ट रूल में क्या पढ़ा हमने कि जो रोमन की जो डिपेंडेंट टेरिटरीज थी, अब उन्हें क्या बना दिया, अर्बन सेंटर बना दिए। और अर्बन सेंटर्स का मेन काम क्या था, जो कंट्री साइड के एरियाज हैं, या फिर बोल दो जो रूरल साइड के एरियाज हैं, उनमें डेवलपमेंट करना और उधर से टैक्स कलेक्ट करना। तो भाई ये तो मूवमेंट पे है। पेस्टोरल कम्युनिटी देख लो या फिर नोमैडिक कम्युनिटी देख लो, ये तो मूवमेंट करे अपना लगातार। तो इनसे तो टैक्स तो कब कलेक्ट कर सकते हैं, जब कोई इंसान परमानेंट हो अपनी जगह पे, तभी तो टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे रोमन एस्टेट मतलब जो अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे जैसे नॉर्थ अफ्रीका के साथ एक्सपैंड होना स्टार्ट करते हैं, द पेस्टोरल ऑफ दिस कम्युनिटीज वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड देयर मूवमेंट्स। अब उन्हें टैक्स तो कलेक्ट करना है, ठीक है, तो पेस्टोरल और जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी वो परमानेंट अपना सेटलमेंट करना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या हुआ, उनका मूवमेंट डिक्रीज हुआ, उनकी पेस्टोरल जो तौर तरीका था, जो भेड़ बकरी को चराने का पेस्चर के लिए, ठीक है, वो सब कम होने लगे, रिड्यूस होने लगे उनके मूवमेंट्स। इवन इन स्पेन द नॉर्थ वाज मच लेस डेवलप्ड। अगर हम स्पेन की भी बात करें, पहले हमने स्पेन में क्या देखा था कि स्पेन में अच्छे वेल्दी लोग रहते थे, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था। पर स्पेन के भी नॉर्थ के रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें भी लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, एंड इनहेबिटेड लार्जली बाय सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री, दैट लिव्ड। और स्पेन में बहुत ही इन मतलब जो लोग हैं, जो कौन सी भाषा बोलते हैं, पीजेंट्स, सेल्टिक स्पीकिंग लोग हैं, वो रहते हैं हिल टॉप विलेजेस कास्टिला। ये क्वेश्चन अगर आए तो याद रख लो, कास्टिला क्या होता है, जो पहाड़ियों के ऊंचाइयों पर जो छोटी छोटी पहाड़ियां होते हैं, हिल्स बोलते हैं उन्हें, उनके ऊपर अपना घर बना के रहते हैं, वो भी स्पेन में रह रहे हैं। When we think of the Roman Empire, we should not forget these differences. अगर हम रोमन एम्पायर की अगर बात कर रहे हैं तो भाई उनकी बढ़ाई बढ़ाई नहीं करना है कि भाई सिटीज बहुत अच्छी थी, सिनेट से बहुत अमीर थे, सब वेल्दी, अच्छी फर्स्ट क्लास लाइफ चल रही थी, जिंदगी उनकी एकदम लग्जीरियस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उधर। हमें ये बातें भी याद रखनी है कि भाई रूरल साइड में पेस्टोरल कम्युनिटी, नोमैडिक कम्युनिटीज भी थी, ठीक है, लेस डेवलप्ड एरियाज थे एंड लेस एडवांस स्टेट्स थे। We should also be careful not to imagine that because this was the ancient world, अभी हम एशियन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं भूलना हमें। तो एशियन वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं हम कि एशियन वर्ल्ड में भी पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज का प्रेजेंस था और अर्बन सेंटर्स, इस टाइप की अर्बनाइजेशन का भी प्रेजेंस था। दूसरी बात टैक्सेशन का भी प्रेजेंस है। कहाँ पहुंचे, हाँ, और टैक्सेशन का भी प्रेजेंस है। और हमने किसकी बात कर ली अभी, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन होना, बिजनेस होना, ये सारी बातें कुछ सिमिलैरिटीज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ भी तो दिखा रही है ना। तो बस यही बात की है कि भाई हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ये एशियन वर्ल्ड है। Their forms of culture and economic life are necessary backward or primitive। अब भाई एशियन वर्ल्ड है तो उनका कल्चर, इनकी इकोनॉमिक लाइफ वो बहुत ही थोड़ी बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, मतलब थोड़ी लेस डेवलप्ड है। उनका कल्चर थोड़ा पीछे, मतलब पीछे चल रहा है वो और लोगों के। बैकवर्ड क्या होता है, एक सिटी मान लीजिए और इसमें एक एरिया है जो बैकवर्ड है। बैकवर्ड मतलब ये सिटी तो ग्रो हो रही है पर ये एरिया पीछे ही पीछे चल रहा है, ये ग्रो ही नहीं हो रहा एकदम, मतलब
स्टेगनेंट है, ठीक है, चल ही नहीं रहा है, ग्रो ही नहीं हो रहा, उसमें कुछ इकोनॉमिकली नहीं कर रहा है, उनका कल्चर ही ऐसा है। On the contrary, diversified application of water power around the Mediterranean as well as the advanced water power mining technologies, the use of hydraulic mining techniques in the sponge called, अगर क्वेश्चन आए कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके थे रोमन एम्पायर में, तो ये पैराग्राफ उनका आंसर है। अब समझने वाली चीज तो है नहीं इसमें, रटने वाली है, रट लो। क्या दे रखा है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए मेडिटेरियन में। अब मेडिटेरियन सी है, वो आज भी अगर हम सर्च करके देखें तो उसमें अभी भी वाटर्स का, उस मेडिटेरियन सी का जो उसके आसपास की जो कंट्रीज है वो बहुत फायदा उठा रही है उसका। कैसे? वाटर एनर्जी में अभी भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वाटर एनर्जी को यूज करना मेडिटेरियन सी से, तो पहले के तो लोग कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। तो मेडिटेरियन एज वेल एडवांस इन वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको विथ पिक्चर उनका किस तरीके से वो यूज होता है ये सब मैंने बता रखा है आपको। द यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक सर्च कर लो। अब एग्जाम में तो ये आएगा नहीं हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स क्या थे, हमें तो आएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या क्या थे रोमन एम्पायर में, ये याद करने। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन द स्पेनिश गोल्ड सिल्वर माइंस, ठीक है, मतलब गोल्ड माइन को एक्सट्रैक्ट करना, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना, इन तरीकों को यूज करने के लिए हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स का यूज किया गया। और क्या है? एंड द gigantic industrial scale on which those mines were worked in the first and second centuries, levels of output that would not be reached again till the 19th century. Some 700 years later, the existence of well-organized commercial and banking networks. अब जब दूसरी बात हमें याद रखनी है कि कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स, मतलब लोगों को अपने पैसों को इकट्ठा, मतलब एक सिक्योर जगह रखने के लिए उनके पास बैंक फैसिलिटीज थी। And the widespread use of money and all indication of how much we tend to underestimate the sophistication of the Roman economy. This raises the issue of the labor and the use of slavery. क्या बोला भाई कि भाई हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसको, रोमन इकोनॉमी को, कि भाई रोमन इकोनॉमी थी वो ऐसी सी थी, मतलब उधर बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हो रहा था साथ साथ, भले सिनेट्स की उनकी कहानी अलग हो, ठीक है, आगे हम स्लेवरी के ऊपर भी देखेंगे, तो इनकी कहानी चाहे अलग हो, पर रोमन इकोनॉमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छे चल रहे थे, बैंकिंग नेटवर्क्स वही फैसिलिटीज दी जाती थी, और इन इतना पैसा होने के कारण, भाई बैंकिंग नेटवर्क तो कब हो, जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तभी तो रखे वो सिक्योर करने के लिए। तो इतना ज्यादा पैसा, ये जो चीजें हैं ना बड़े बड़े वैल्यू लोगों की, इनसे एक इश्यू क्रिएट हो जाता है लेबर का, द यूज ऑफ स्लेवरी, बहुत बुरी तरीके से स्लेवरी को यूज करना। तो ठीक है, ज्यादा पैसे हो तो घमंड नहीं दिखाना चाहिए किसी को। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, इधर से हमें पता चल गया किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम स्लेवरी के बारे में बात करने वाले हैं। कंट्रोलिंग वर्कर्स, slavery was an institution deeply rooted in the ancient world. अब देखो क्या हो रहा है, एशियन वर्ल्ड आया, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो दुनिया है वो तीन चीजों में डिवाइड है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। मैं लगभग टाइमलाइन बता देती हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा सही तो नहीं है पर ठीक है। एशियन वर्ल्ड होता है वो 600 बीसी से 476 एडी तक होता है, फिर 480 एडी मतलब 476 एडी के आसपास 1450 के एडी के आसपास होता है, और फिर 1450 एडी से आज तक प्रेजेंट टाइम में होता है मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम कहाँ पे अभी, हम एशियन वर्ल्ड में, फिर हम आगे पहुंचेंगे मेडिवल वर्ल्ड में, और फिर हम आगे पहुंचेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में। तो इस स्टेज में हमारी पूरी हिस्ट्री डिवाइडेड है, पूरे सब्जेक्ट इसी बेसिस पे डिवाइडेड है हमारे। तो अगर हम एशियन वर्ल्ड की बात करें तो स्लेवरी क्या थी, एक इंस्टीट्यूशन थी। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक संस्था थी, ठीक है, हिंदी में समझ लो, फिर इंस्टीट्यूशन नहीं आया तो इंस्टीट्यूशन मतलब एक संस्था थी स्लेवरी, जो मेडिटेरियन इन आसपास के जो एरियाज है ना उनमें बहुत ही डीपली रूटेड थी, मतलब स्लेवरी जो एक संस्था थी वो बहुत ही ज्यादा उसका यूज होता था मेडिटेरियन में और नियर ईस्ट में। फिर आगे हमें बोला है नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज्ड इन ट्रियम्फर्ड
as the state religion in the 4th century seriously challenged this institution. अब आगे हमें पता चलेगा, आगे हम जब लेट एंटिक्विटी टॉपिक पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी एक ऑफिशियल रिलीजन बन जाता है। तो ये बोला है कि जब क्रिश्चियनिटी आई तब उन्होंने स्लेवरी की जो दुर्दशा हो रही थी, जो हार्श कंडीशंस थी, जो ब्रुटल तरीका था लोगों का उसके ऊपर आने का, तो स्लेवरी जिस तरीके से लोग उसके साथ पेश आते थे स्लेव्स के साथ, उस चीज को क्रिश्चियनिटी ने आगे नहीं हटाया। ठीक है, इतना बड़ा रिलीजियन था वो, तब भी वो नहीं हटा पाया स्लेवरी को। ट्रियम्फर्ड मतलब अचीव अ विक्ट्री। ओके, तो इस यही बोला है कि जब क्रिश्चियनिटी आई तब भी वो स्लेवरी को नहीं हटा पाई, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हटाने का तो बहुत अलग है। इट डज नॉट follow that the bulk of the labor in the Roman economy was performed by slaves. लेबर का जो काम था, जितना भी जो लेबर का काम होता है, मतलब जितने भी काम थे ना पूरे पूरे रोमन एम्पायर में, वो सारे किससे किए जाते थे? स्लेवरी के द्वारा किए जाते थे। लेबर का काम कैसे? जैसे बिल्डिंग्स बनाने का, कुछ भी काम होना पूरा, वो कौन अपनाता था? स्लेव्स। दैट मे हैव बीन ट्रू ऑफ, अब देखो ये थोड़ी सी जो लाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, मैंने इसे येलो कलर से अंडरलाइन तो की थी, दिख रहा होगा। That may have been true of the large parts of Italy in the Republican period, but it was no longer true of the empire as a whole. ये क्या बोल रहा है इस लाइन में? ऐसे मत समझना कि भाई जो स्लेवरी है वो पूरे एम्पायर में ही इस तरीके से अपनाई जाती थी। किस में अपनाई जाएगी? इटली के अंदर जो स्लेवरी है उसका बहुत ही गलत तरीके से यूज हो रहा था। अब हिंदी वालों देख लो इधर, यह रिपब्लिकन काल में इटली के बाद हिस्से के बारे में सच में हिस्से के बारे में सच हो सकता है, लेकिन वह पूरे साम्राज्य के बारे में सच नहीं था। मतलब जो ये बात हम कर रहे हैं ना स्लेवरी के ऊपर, जो अलग अलग तो दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, मतलब दुष्प्रभाव तो नहीं, मतलब जब बुरी कंडीशंस हो रही थी स्लेवरी के साथ, और वो सिर्फ इटली के अंदर थी। ऐसे मत समझना कि ये पूरे एम्पायर के अंदर थी। तो ये जो सच है वो इटली के अंदर ही था। कैसे था? एक एविडेंस दे रखा है। अंडर ऑगस्टस, ऑगस्टस हमें पता है इटली की थी, there were 3 million slaves in the total Italian population. Don't count it as the Roman Empire population, it's the Italian population. तो हमें दिख रहा है कि 7.5 मिलियन पॉपुलेशन थी इटली की, जिसमें से 3 मिलियन भाई सब स्लेव्स थे। 3 मिलियन तो स्लेव्स हो गए उसमें। तो इधर से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई स्लेवरी इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, उसका अलग तरीके से यूज करेंगे। स्लेवरी वॉज एन इन्वेस्टमेंट, बस इधर से हमें पता चल गया कि उनकी सोच क्या थी स्लेव्स के प्रति। स्लेवरी वॉज एन इन्वेस्टमेंट, स्लेव्स का यूज ही इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता था, कि अगर जितने स्लेव्स है उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। एंड एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चर राइटर advised landowners against using them in contexts where too many might be required, for example for harvest, or whether their health could be damaged, example malaria। अब और सोच देख लो भाई, कितनी गंदी सोच वाले थे वो। एक एग्रीकल्चर राइटर है, ठीक है, ये राइटर है और ये लैंड ओनर, ये इन्हें एडवाइस कर रहे हैं लैंड ओनर को कि नहीं, जैसे हार्वेस्ट की, जैसे कोई हार्वेस्ट हो रहा है क्रॉप का, ठीक है, उस हार्वेस्टिंग में आपको कितने ज्यादा स्लेव्स की जरूरत है। तो बोल रहा है कि अभी मलेरिया बीमारी फैल रही है, तो तुम स्लेव्स को इतने ज्यादा अमाउंट में, इतने ज्यादा नंबर में मत यूज करो, ठीक है, स्लेव्स को इतने ज्यादा नंबर में मत यूज करो। किसी भी वर्क में जहां पे स्लेवरी ज्यादा यूज होती है वहां स्लेवरी को मत यूज करो इतनी ज्यादा, क्योंकि मलेरिया बढ़ रही है। तो देखो भाई कितना केयर करते थे वो स्लेव्स की। तो आगे हम लाइन में दे रखा है, these considerations were not based on any sympathy for the slaves। स्लेव्स पे कोई दया भावना वाली सिस्टम नहीं था ये था ऑन द हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन, कि भाई अगर इतने ज्यादा स्लेव्स को अपन यूज करेंगे और सबके मलेरिया हो गई, तो उनको ठीक कराने का पैसा तो हमें देना पड़ेगा ना, वो कहाँ से लाएंगे हम, ठीक है। तो ये बात थी इधर। ऑन द अदर हैंड इफ द रोमन अपर क्लास और ऑफन ब्रूटल, इधर से हम दिख रहा है कि रोमन अपर क्लास थे, जो वेल्दी पीपल्स, वो कितना ब्रूटल, कितनी गंदी तरीके से पेश आते थे स्लेव्स के पास। बट ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट समटाइम्स शो मच कंपैशन, वो कंपैशन दिखाते थे। कंपैशन मतलब दया का भाव दिखाना, करुणा का भाव दिखाना। तो ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो
दया का भाव दिखाते थे, इतने ज्यादा, इतनी बुरी तरह नहीं पेश आते थे स्लेव्स के साथ। अब भाई हमने कैसे बोल दिया, हम भाई इमोशनल हो गए क्या इस बात पे? नहीं, हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, चलो वो एविडेंसेस भी अब देख लेते हैं। See what one historian say about a famous incident that occurred in the reign of Nero। ये बता रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ है रीजन में, तो उस इंसिडेंट को पढ़ के आप देख सकते हो कि क्या हुआ। तो इस इंसिडेंट को आप पढ़ लो, ठीक है। इसमें क्या है मैं छोटा सा बता देती हूँ। इसमें एक स्लेव होता है, वो अपने जो लैंड ओनर है उसका मर्डर कर देता है। फिर उधर एक कानून है कि अगर कोई भी स्लेव अपने जो लैंड ओनर का मर्डर कर देता है तो उसमें रहने वाले जितने भी स्लेव्स हैं उन सबका मर्डर किया जाएगा, जी मतलब मार दिया जाएगा। ये सजा सबके लिए है, ठीक है, उन सबको मारेंगे। तो जब उनको सबको मार रहे थे, तो जो किसकी बात कर रहे थे अभी हम, ऑर्डिनरी पीपल, वो ऑर्डिनरी पीपल जो मिडिल क्लास के जो लोग थे या फिर जो ठीक ठाक जो लोग थे, वो आते हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स आते हैं और बोलते हैं हम इन्हें नहीं मारने देंगे भाई साहब, नहीं। ये कौन सा कानून हुआ, तो इस कानून के अगेंस्ट में गए ये लोग, उन्हें मारने नहीं दिए। तो इस एविडेंस से हमें पता चलता है। आगे हम चलते हैं। As warfare became less widespread with the establishment of the peace in the first century। क्या बोल रहा है कि हमने देखा था कि ऑगस्टस का जो टाइम पीरियड था, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी की देखा हमने, तो उसमें कोई भी वॉरफेयर नहीं हुई थी, इसीलिए तो हमने ऑगस्टस के टाइम पीरियड को क्या बोला, पीस का टाइम बोला। तो उस टाइम पीरियड में द सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू डिक्लाइन, जो स्लेवरी की जो सप्लाई था, जो नंबर थे, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। And the users of slave labor thus had to turn to slave breeding or to cheaper substitutes such as the wage labor which was more easily dispensable। ठीक है, पहले dispensable का मतलब देख लो। लिटिल, क्या बोल रहा है इधर, लिटिल का मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है कि भाई स्लेव्स की जो नंबर है वो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है, स्लेव्स की नंबर कम पड़ने, स्लेव्स की कमी आ गई, सीधी सी बात है, स्लेव्स की कमी आ गई। तो अब जो यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर्स, जो स्लेव्स का जो यूज करते थे, मतलब सीधी सी बात है, जो लैंड ओनर्स हो गए, ठीक है, जो भी यूज करते थे स्लेव्स का, उनके पास स्लेव्स की कमी पड़ गई, उनका बिजनेस रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लेवरी तो इन्वेस्टमेंट थी उनके लिए। तो स्लेव्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए दो काम कर सकते हैं वो, एक तो कर सकते हैं स्लेव्स ब्रीडिंग, दूसरा कर सकते हैं वेज बढ़ाना। स्लेव ब्रीडिंग क्या होती है वो हमें इस पैराग्राफ में दे रखा है। द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन हु वुड कोर्स आल्सो बी स्लेव्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो मदर फादर होंगे, ठीक है, उन्हें बोला जाता है, एक फीमेल मतलब फीमेल और मेल को बोला जाता है कि भाई जो स्लेव्स होंगे वो एक स्लेव से ही शादी करेगा, और जो उनके बच्चे होंगे वो भी स्लेव्स ही होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे वो भी स्लेव्स होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो स्लेवरी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, ठीक है, तो स्लेवरी भी उनके काम आने वाला है। दूसरी, उनकी वेज बढ़ा दो, ठीक है, उनके उनको आप किस चीज पे हायर करने लगो, उनको वेजेस पे हायर करने लगो आप, ठीक है, पैसे दे दो उन्हें, तो इससे शायद स्लेवरी आने लगे। In fact, free labor was extensively used in public works। फ्री लेबर कौन होता है? जो लैंड ओनर के काम नहीं करता हो, मतलब वो स्लेवरी जो लैंड ओनर का कोई काम पे नहीं है, उन्हें बोलेंगे फ्री लेबर। तो जो फ्री लेबर थे वो पब्लिक वर्क्स में काम करते थे रोम के। बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर हम स्लेव लेबर का यूज ज्यादा तौर पे करेंगे, क्योंकि स्लेव लेबर क्या होता है, स्लेव लेबर आगे हमें देख रखा है, उनको फेयर, उनको मेंटेन। स्लेव लेबर को मतलब उन्हें उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्लेव लेबर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम तुम्हें खाना पीना देंगे, हम तुम्हें इतने साल तक रखेंगे, तुम्हारा बजट हम संभाल लेंगे, तो तुम हमारे साथ रहो। इसीलिए स्लेव जो लेबर है वो बहुत ही लार्ज नंबर में रहते हैं, एक फैमिली एक लैंड ओनर के साथ, ठीक है। तो भाई फ्री लेबर होगा वो तो अकेला होगा, उसे क्या मतलब, उसे सिर्फ वेजेस दी जाती थी, उसे सैलरीज दी जाती थी। तो स्लेव लेबर को रखना बहुत ही एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो इसलिए फ्री लेबर का यूज करती है गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क्स में यूज करती है। आगे हमें क्या दे रखा है, अनलाइक हायर्ड वर्कर्स, जो हायर वर्कर्स होते हैं, हायर वर्कर समझ गए, फ्री लेबर की बात हो रही है।
तो जो हायर वर्कर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ वेजेस के ऊपर रखा जाता है, स्लेव्स हैड टू बी फेड, जो स्लेव्स हैं उनको फेड मतलब उनका खाना पीना खर्चा वो होता है, मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, उनको पूरे साल जिंदा रखने का जो है बजट, पूरी साल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रखना, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर, इस तरीके का लेबर का रखने का कॉस्ट ऑफ होल्डिंग उस लैंड ओनर की कॉस्ट को बढ़ा देता है। This is probably why slaves are not widely found in the agriculture of the later period. फिर आगे आगे जैसे जैसे slaves की कमी पड़ने लगी तो आगे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस में तो slaves को कम यूज किया जाता है, ठीक है, at least not in the eastern provinces. Eastern provinces में तो बिल्कुल ही यूज नहीं किया जाता. On the other hand, they and the freedmen, ठीक, ये पहले इरेज कर देते हैं. Okay. On the other hand, they and the freedmen, that is slaves who are being set free by their masters, मतलब जिनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हो चुका है और उन्होंने लैंड ओनर बोल दिया कि भाई अब तुम फ्री हो, अब तुम जाओ जिलो, अब तुम्हारी जिंदगी, तो उन्हें बनेगा फ्रीडमैन. वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ बिजनेस मैनेजर, जो फ्री हो चुके हैं उन्हें अब लैंड ओनर्स बिजनेस मैनेजर के तौर पे यूज करने लगे हैं. वेयर ऑब्वियसली दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर्स. अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है, जो एक पूरे बिजनेस को संभालने वाला हो. तो भाई 5-6 रख लेंगे, 10 रख लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उधर इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है. Masters often gave the slaves or freedmen capital to run business on their behalf or even business of their own. तो मास्टर्स जो लैंड ओनर्स थे वो चाहते थे, जो मतलब जो फ्रीडमैन थे उनसे क्या काम करवाते थे, या तो वो अपना बिजनेस मतलब उस मास्टर का बिजनेस मैनेज कर ले और साथ साथ वो खुद का भी बिजनेस खोल सकता है अगर खोलना चाहे तो इस चीज में वो फ्री थे. आगे, the Roman agriculture writer paid a great deal of attention to the management of labor. ठीक है, लेबर को किस तरीके से मैनेज करना है रोमन के कुछ एग्रीकल्चर राइटर्स ने बताया है. कोलोमेला, a first century writer who came from the south of Spain, एक राइटर का दे रखा है हमें कोलोमेला के हिसाब से क्या है. ये कोलोमेला वो ज्ञान दे रहा है लैंड ओनर्स को कि भाई तुम इस तरीके से मैनेज किया करो लेबर्स को. किस तरीके से, ये रिकमेंड मतलब वो एडवाइस करता है दैट लैंड ओनर्स शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स हैं उनका स्टॉक रखना चाहिए. ये पढ़ेंगे हम क्यों रखना चाहिए. ट्वाइस एज मेनी एज दे नीडेड, ट्वाइस में रखना चाहिए सो दैट द प्रोडक्शन कुड बी कंटिन्यूअस. प्रोडक्शन क्या रहे, कंटिन्यू रहे. फॉर द लॉस इन द स्लेव लेबर, क्यों रहे कंटिन्यू, कि भाई जब स्लेव लेबरी का जब लॉस हो जाए तब टाइम एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स. क्या बोल रहा है कि जो राइटर है कोलुमेला वो लैंड ओनर को या फिर मास्टर को ज्ञान दे रहा है कि भाई तुम्हें जो टूल्स और जो इम्प्लीमेंट्स का जो तुम यूज करते हो उसका स्टॉक तुम्हें अपने पास पहले से एडवांस रखना चाहिए. ट्वाइस ऑफ द लेबर यू यूज, मतलब जितने तुम लेबर्स यूज कर रहे हो उसके ट्वाइस में तुम्हें इन स्टॉक्स का यूज करना चाहिए. क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी स्लेवरी डिक्लाइन हो जाए, जैसे स्लेवरी की अभी हमने देखी थोड़ी देर पहले पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, स्लेवरी की कमी आ रही थी, तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी रुक जाएगा और प्रोडक्शन रुकेगा तो तुम्हें घाटा होने वाला है. तो तुम्हारे प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए इन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का स्टॉक तुम्हें रखना चाहिए. तो ये बात थी कोलमेला के हिसाब से. देयर वॉज जनरल प्रिजम्पशन, एक जनरल प्रिजम्पशन, एक अनुमान लगाया जाता है. प्रिजम्पशन मतलब अनुमान लगाया जाता है. क्या लगाया जाता है, among employers that without supervision no work ever get done. So supervision was paramount, paramount मतलब सुप्रीम, ठीक है. तो अनुमान लगाते हैं एम्प्लॉयर्स के बिना सुपरविजन के कोई काम नहीं करने वाला. हमें क्या पता चले कि भाई कौन सा लेबर काम कर रहा है, तो एक हेड होना चाहिए, एक सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है, उनका ध्यान रखने वाला कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो सुपरविजन सुप्रीम था, सुपरविजन सुप्रीम माना गया उस टाइम. सुपरविजन सुपरवाइजर्स का यूज करने लगे, ठीक है. तो उनका सुपरवाइजर्स के तौर तरीके कैसे थे हम देख लेते हैं. To more make supervision easier, workers were sometimes grouped into gangs. Gangs के टीम के ग्रुप में बना दिया जाता था वर्कर्स को और स्मॉलर टीम्स. कोलोमेला रिकमेंड्स 5 of 10, कोलोमेला रिकमेंड करते हैं कि आपको 10-10 के ग्रुप बना लेने चाहिए.
claiming it was easier to tell who was putting in effort, who was not in work group of the size. इससे हमें पता चल जाएगा कौन मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है. This show detailed consideration of the management of labor. और इससे हमें पता चल जाता है हम किस तरीके से लेबर को मैनेज कर रहे हैं. लेबर की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी रहेगी मैनेजमेंट ऑफ द लेबर की, भाई जो लेबर्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं. तो ये थी कुल मिला के हिसाब से. आगे हम प्लिनी के बारे में देखते हैं. प्लिनी हमने पहले भी पढ़ा था. प्लिनी द एल्डर, ठीक है. प्लिनी द एल्डर क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्लिनी थे वो दो थे. एक तो प्लिनी फादर था और एक प्लिनी सन था. मतलब उस टाइम थोड़ी नाम की कमी थी, तो प्लिनी का बेटा था उसको प्लिनी द यंगर बोलते थे, और प्लिनी का जो प्लिनी द यंगर था उसका जो फादर था उसको प्लिनी द एल्डर बोलते थे. ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लिनी द ऑथर ऑफ अ वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री की बुक की जो बहुत ही फेमस थी, उसके राइटर हैं ये. कंडेम द यूज ऑफ और स्लेव गेम फॉर द वर्स्ट मेथड. ये बोलते हैं, इस पर कमेंट करते हैं कि भाई ये जो स्लेव गेम का जो तरीका है ना, सबसे घटिया तरीका है ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन. क्यों भाई? हमें तो सही लगा, ऐसा ही होना चाहिए, ग्रुप्स में डिवाइड कर दो. नहीं, उनके ग्रुप वाले तरीके लगते हैं. बिकॉज स्लेव्स वर्कड इन गेम्स और यूजर्स चेन टुगेदर. उन्हें अपने फिट से, ये जो स्लेव्स हैं उनके फिट से उन्हें चेन में बांधा जाता था. ठीक शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। है, 10-10 लेबर को चेन से बांध दिया जाता था और भाई अब काम करो. ठीक है, अब काम करो तुम लोग, अब देखते. तो ये तरीका प्लिनी है वो बहुत ही गंदा बता रहा है. ऑल द स्लो डार्कोनियन मतलब बहुत ही हार्श, बहुत ही दर्दनाक सा. बट वी शुड रिमेम्बर दैट मोस्ट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड वुड इन्फोर्स सिमिलर प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर फैक्ट्री. पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये लोग कितने गंदे हैं. एशियन वर्ल्ड कितना गंदा था, है ना. रोमन एम्पायर कितना गंदा था भाई साहब. ये जो पूरी थी ना, जो चल रही है अभी, ये अभी भी आज के जमाने में मॉडर्न वर्ल्ड में भी है. ये भी सारे टुडेज वर्ल्ड में भी सारे हैं. फैक्ट्रीज में इसी तरीके से लेबर्स का कई कई जगहों पे यूज होता है. Indeed, some industrial establishment in the empire enforce even tighter controls. इससे भी बुरा कंट्रोल करते हैं आजकल के जमाने में. तो नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भाई, क्या क्या यूज करते होंगे. और भी जगह है रोमन एम्पायर में जो इन चीन से भी बुरी हालत है, तो वो भी जगह देख लेते हैं. तो प्लिनी और चीजें डिस्क्राइब करता है. फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज. फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज क्या है? यूरोपियन वगैरह जो परफ्यूम्स की फैक्ट्री, सीधी सी बात है. फ्रैंकिनसेंस कौन सी फैक्ट्रीज है? जहाँ पे परफ्यूम, ठीक है, खुशबू वाली चीजें, जहाँ पे वो चीजें बनती हैं, वो फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज. जो कहाँ है? अलेक्जेंडरिया में है. Where he tells us no amount of supervision seemed to be sufficient. मतलब सुपरविजन सफिशिएंट नहीं था उधर. सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट, ओके. तो सुपरविजन है वो सफिशिएंट नहीं था उधर. उधर ब्रांडेड लेबर्स का यूज होता था. ठीक है भाई, अब ये मत पूछा कौन सी कंपनी के थे. कंपनी तो मुझे भी नहीं पता, बट ब्रांडेड लेबर्स का यूज होता था. एकदम मस्त क्वालिटी लेबर्स का यूज होता था. उनके ऊपर हॉलमार्क्स किए जाते थे उनको. चलो आगे पढ़ लेंगे, है ना. A seal is put upon the workman. Seal is put upon the workman's aprons. एक एप्रोन क्या होता है? जो पहनते हैं ना, जैसे अपन होटल में जाते हैं तो जो खाना बनाने वाले होते हैं वो आगे पहन के रखते हैं, तो वैसा एप्रोन मान लीजिए. या फिर जो फार्मिंग करते टाइम जो कपड़े पहनते हैं वो एप्रोन मान लीजिए. मतलब हर अलग अलग चीज के जो कपड़े डिसाइड किए जाते हैं उन्हें एप्रोन्स बोल देते हैं. उन एप्रोन्स पे सील लगाई जाती थी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दे हैव टू वियर ए मास्क. उन्हें मास्क लगाया जाता. मास्क लगाए में भी इतनी खतरनाक गैसेस होंगी उधर, फैक्ट्री ऐसी है. और नेट विद क्लोज मैश ऑन देयर हेड. और उनको हेड को कवर करने के लिए एक नेट दिया जाता था. एंड बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रीमाइसेस मतलब जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे उसको लीव करने से, उसे छोड़ने से पहले, दे हैड टू टेक ऑफ ऑल दिस क्लोथ्स. अपने कपड़े उतारने पड़ते थे उन्हें. जो भी चीजें लगाई थी ना, भी एप्रॉन, मास्क, नेट्स. एग्रीकल्चर लेबर मस्ट हैव बीन fatiguing and dislike for a famous addict. तो जो एग्रीकल्चर लेबर था, अगर उसके साथ ऐसे करते तो वो तो भाई साहब परेशान हो चुका है. उसे वो थक चुका है एकदम. For a famous addict of the early 3rd century refers to the Egyptian peasants deserting their villages in order not to engage in the agriculture work. तो ये सारा जो तौर तरीका था ये एग्रीकल्चर वर्क में भी फेमस होने लगा. ठीक है, तो हमें दे रखा है कि इजिप्ट के कुछ पीजेंट्स हैं, उन्होंने अपना गांव ही खाली कर दिया कि हम तो एग्रीकल्चर में नाम ही नहीं लेंगे, हम तो लेबर बनने ही नहीं वाले हैं एग्रीकल्चर के. ये कौन सा तरीका है भाई? ऐसे थोड़ी करेंगे हम.
The same was probably true for the work fact. तो ये सारी जो एग्रीकल्चर लेबर्स के साथ जो हो रहा था ना, वही सेम किसके साथ हो रहा था? फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, इन सारे लेबर्स के साथ था। और कानून भी था एक 398 का, रिपोर्ट वर्कर्स बिंग ब्रांडेड, उनको ब्रांडेड किया जाता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज, ताकि वो रिकॉग्नाइज, उन्हें पहचान लिया जाए। एंड व्हेन दे रन अवे, और जब भी वो भाग जाए वहां से, छुपने की कोशिश करे, तो उन्हें पहचान लिया जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Many private employers cast their agreements. चलो ये बात भी हम पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सब erase हो गया। हाँ जी, क्या दे रखा है? Many private employers, जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स थे, cast their agreement, वो एक एग्रीमेंट साइन करते थे विद द वर्कर्स, किसके साथ? वर्कर्स के साथ, इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये एग्रीमेंट क्या था भाई साहब? डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट था। डेप्ट मतलब कर्जा। To be able to claim that their employees were in debt to them and thus ensure tighter control over them. जो लैंड ओनर है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं, वो वर्कर्स को हायर करते थे, ठीक है, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन करवाते थे डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब ये अपने ही हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं था, बट अपने हिसाब से मनवाते थे लोगों को कि हमारे बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, स्लेव्स के बीच में और हम बड़े बड़े लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इन्होंने तो हमसे कर्जा लिया है और इनसे वो कर्जा चुक नहीं रहा है, तो इस कर्जे को चुकाने के लिए ये लोग हमें क्या दे रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये था डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देख लो भाई क्या सोच है उनकी, वाह क्या सोच है तेरी, ठीक है। In the form of debt contracts, so we able to claim that the employees were in debt to them. इसीलिए वो उन पे इतना ज्यादा टाइट कंट्रोल करते थे कि भाई स्लेवरी हो गई, तुमने गुनाह कर दिया, और ये गुनाह क्या है? तुमने हमसे कर्जा ले लिया है इस चीज का, कि इस कर्जे को तुम पूरा करने के लिए तुम हमारे लिए पूरी जिंदगी भर सर्विस दोगे। है ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तुम ना। एट अर्ली सेकेंड सेंचुरी राइटर टेल अस, एक अर्ली सेकेंड सेंचुरी का राइटर वो बताता है, थाउजेंड सरेंडर देमसेल्व्स टू वर्क इन द सर्विट्यूड although, क्या भाई, हाँ, सर्विट्यूड although they are free. ओके, तो इसमें भी हमें दे रखा है कि बहुत ही हजारों नंबर्स में कुछ वर्कर्स ने सरेंडर कर दिया कि भाई हम इस कंडीशन से, सर्विट्यूड मतलब गुलामी, ठीक है, सर्विट्यूड लिख लो आपकी बुक में, स्लेवरी। तो कुछ बहुत ही वर्कर्स ने सरेंडर कर दिया, हमें ये गुलामी नहीं करनी, हमें आजाद कर दो, हमने कोई कर्जा नहीं लिया तुमसे, हमें छुट्टी दे दो। In the other words, a lot of the poorer families, जो बहुत ही गरीब लोग थे, went into debt bondage. इस debt bondage में, इस agreement में फंस जाते हैं in order to survive. जीने के लिए तो भाई debt bondage में फंसना ही पड़ेगा। From one of the recently discovered letters of the Augustine, we learn that their parents sometimes told their children. और ऑगस्टाइन के कुछ लेटर से हमें पता चलता है कि पेरेंट्स इतने गरीब जो इस डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते हैं, इस डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए वो अपने बच्चों को तो बेच देते हैं ना, भेज भी देते हैं, बेच भी देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 25 सालों तक, ठीक है, बड़े बड़े टाइम पीरियड्स तक गुलामी करने के लिए भेज देते हैं कि भाई तुम जाओ उनकी सर्विस, उनकी गुलामी करके आओ। Augustine asked a lawyer friend of his whether these children could be liberated once the father died. क्या अगर उनके फादर मर जाते, क्या उन्हें तब तो छूट दिया जाएगा उनसे? क्या उन्हें तब छुटकारा मिल जाएगा? क्या उन्हें तब फ्रीडम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई साहब। रूरल इंडेप्टनेस, गांवों में ये जो कर्जदारी की जो चीज चली है वो इवन मोर वाइड स्प्रेड, ये बहुत ही जगहों तक फैलती रही। अच्छा, ओके। Widespread, to take just one example, in the Great Jewish Revolt, एक Jewish Revolt है 66 का, the revolutionaries destroy the money lenders want to win popular support. इधर से हमें पता चलता है, वैसे कुछ है नहीं इतना ज्यादा खास, पर थोड़ा दिमाग लगाओ तो सब पता चल जाएगा कि एक Jewish Revolt होता है 66 CE के अंदर, ठीक है, Jewish Revolt होता है, उसमें कुछ रिवोल्यूशनरीज है, मतलब जो
जिस राजा के अगेंस्ट में हो रहा है, या फिर जो लड़ाई कर रहे हैं ना इसके दुश्मन, जो इस रिवॉल्ट के टाइम जो भी इसके अगेंस्ट थे रिवॉल्यूशनरीज, वो मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, मनी लेंडर्स का जो बॉन्ड है, अभी हमने पढ़ा कौन सा बॉन्ड चल रहा था, डेप्ट वाला बॉन्ड है, सर्विस वाला बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ये रिवोल्यूशन किया, रिवोल्यूशनरीज ने, टू डिस्ट्रॉय द मनी लेंडर्स बॉन्ड टू विन पॉपुलर सपोर्ट, ताकि वो एक पॉपुलर सपोर्ट मिल सके उन लोगों से। ठीक है, तो इधर से हम देख सकते हैं लोगों ने कितना ज्यादा सपोर्ट किया रेवोल्यूशनरीज को कि भाई तुम ये बॉन्ड तोड़ो। तो इधर से हम क्या पता लगा रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा बॉन्ड वाला सिस्टम चल रहा था, ये कोई सिस्टम एक दो लोगों के साथ नहीं था, ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ था। Again, we should be careful not to conclude that the bulk of the labor were coerced in this case. Coerced का मतलब मजबूर। तो इधर से हमें ये नहीं अंदाजा लगाना चाहिए, मतलब इतनी ज्यादा पढ़ ली हमने तो हमें ये अंदाजा तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि देयर द बल्क ऑफ लेबर वर coerced in these ways, मतलब वो मजबूर थे बहुत सारे लेबर्स काम करने के लिए। भाई हम तो यही लगाएंगे अंदाजा, और क्या लगाए भाई, सही बात है, नहीं लेबर है, इतना ज्यादा उनका यूज किया जा रहा है, डेप्ट वाला सिस्टम चलाया जा रहा है, तो ये इधर से तो मजबूर ही है, पर नहीं, इन्होंने बोला बुक वालों ने कि ऐसा नहीं लगाना अंदाजा आपको, तो नहीं लगाते, ठीक है। The late 5th century Emperor Anastasius built the eastern frontier city of Dara. Built the eastern frontier city of Dara. Eastern कहाँ होगा? Okay. इधर frontiers लगाया जाता है दारा सिटी में। In less than 3 weeks by attracting labor from, क्या बोल रहा है कि 3 हफ्तों से भी कम दारा सिटी के फ्रंटियर्स बनाए जाते हैं, मतलब दीवारें बनाई जाती हैं 3 वीक से भी कम। भाई ऐसे इतने कम समय में कैसे पॉसिबल हुआ? उस टाइम की बात हो रही है ना, इतना शौक तो हो, थोड़ा बहुत सरप्राइज तो हो, है ना। एक पैराग्राफ थी हमें इस बात में। तो 3 वीक से कम दारा सिटी में फ्रंटियर्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, किस टेक्निक का यूज होता है? अट्रैक्टिंग लेबर फ्रॉम ऑल ओवर द ईस्ट बाय ऑफरिंग हाई वेजेस। हाई वेजेस के भूखे थे सारे लेबर। तो इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई कितनी कम वेजेस दी जाती थी लेबर्स को। तो उसने एक ट्रिक अपनाई कि मैं फ्रंटियर्स कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं लेबर को हाई वेजेस प्रोवाइड करूंगा। तो हजारों में लोग आए और इस फ्रंटियर को बनाने में सक्सेस है। फ्रॉम द पेपर वी कैन इवन मोर एस्टिमेट हाउ वाइड स्प्रेड वेज लेबर हैड बिकम इन मेडिटेरियन मैरिस्टिक्स। फिर हमें पेपरी से, राइटिंग मटेरियल है ना, वापस नहीं बताऊंगी मैं अब पेपरी क्या था। तो पेपरे से हम अंदाजा लगा सकते हैं इस एविडेंस से कि 6th सेंचुरी में वेज लेबर का कितना ज्यादा यूज होता है मेडिटेरियन के पार्ट्स में भी और स्पेशली इन द ईस्टर्न साइड में।